हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाने वाले हैं धान की सीधी बिजाई यानी DSR विधि से धान की खेती कैसे की जाती है। क्या इस जो पद्धति है, यह जो मेथड है, कितनी कारगर है और काफ़ी दिनों से लास्ट ईयर भी हम इस टॉपिक पर वीडियो नहीं बना पाए, लेकिन A to Z वीडियो पौधरोपण की जरूर बनाई थी कि धान की खेती कैसे करना चाहिए। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से और किसानों के काफ़ी भर भर के कमेंट्स आते थे कि जो DSR विधि से धान की खेती कैसे करें, कितना उत्पादन है और कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, करनी पड़ती हैं, खाद का शेड्यूल किस प्रकार है, एक एकड़ में कितनी सीड्स की मात्रा हमको रखनी चाहिए और भी संपूर्ण जानकारी, चाहे बीमारी के बारे में बात हो और भी सभी जानकारी, चाहे बीमारी हो, एरीगेशन हो, फर्टिगेशन हो, स्प्रे हो, लागत हो, लाभ मुनाफा, तो संपूर्ण जो पैकेज है इस वीडियो के माध्यम से A to Z संपूर्ण जानकारी दोस्तों शेयर करने वाले हैं। तो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को पहली बार आप वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। DSR यानी डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, तो डायरेक्ट बीज की बुआई फील्ड पर की जाती है और यह विधि काफ़ी ज़्यादा प्राचीन है और इस विधि में लागत, समय, श्रम की काफ़ी ज़्यादा बचत होती है और कम सिंचाई की भी दोस्तों ज़रूरत पड़ती है, यानी कम पानी पर भी आप और कम जुताई पर धान की खेती कर सकते हैं। और दोस्तों आपको बतला दें कि थोड़ा जल्दी भी तैयार हो जाती है और पौध तैयार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है इस विधि पर। तो कुल मिला के लागत बचेगी, श्रम बचेगा, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि पौधरोपण करने में जो खर्च काफ़ी ज़्यादा आ जाता है, तो पौधरोपण की कोई झंझट नहीं रहती, कोई झिकझिक नहीं रहती है। इसके अलावा कम सिंचाई है, उतनी अच्छी सिंचाई के साधन नहीं है, तो अभी यह मेथड स्प्रिंकलर से सिंचाई करके आप बेहतरीन लाभ निकाल सकते हैं, बेहतरीन तरीके से इस फसल को ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे पहले टाइमिंग के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। मई से लेके 20 जुलाई तक आप बीच में कभी भी बुआई कर सकते हैं। जलवायु, टेम्परेचर के बारे में बात करें तो धान के लिए समशीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता पड़ती है और टेम्परेचर मिनिमम 18 से 20 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 से 38 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी ज़्यादा अनुकूल माना जाता है। काफ़ी स्टेट हैं जो कि साल भर धान की खेती की जाती है और धान का जो कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़ को, दोनों सीजन, रबी सीजन, खरीफ सीजन, दोनों सीजन पर धान की खेती होती है छत्तीसगढ़ के काफ़ी इलाकों पर। भूमि और खेत की तैयारी के ऊपर बात करें तो जल भराव वाली जो भूमि होती है वह भूमि काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त होती है। ज़्यादा देर तक पानी को पकड़ के रखने वाली जो सॉइल होती, क्षमता वाली सॉइल होती, काफ़ी अनुकूल मानी जाती है। काली दोमट है, मटियार है, चिकनी दोमट भूमि काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। मृदा की pH वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 5 से 7.5 तक होनी चाहिए। अधिक एल्कलाइन है यानी 7.5 तक pH वैल्यू अधिक है तो फिर ऐसी कंडीशन पर आपको सल्फर की पूर्ति करना चाहिए, जिससे मृदा की pH जो वैल्यू बढ़ी है वो कम आए 7 के आसपास, तो इसके लिए सल्फर की आपको पूर्ति करनी चाहिए। और सस्ते में सल्फर की यदि किसी प्रोडक्ट से पूर्ति हो सकती है तो वो है जिप्सम। 50 किलोग्राम बुआई के समय खेत की तैयारी करते समय जिप्सम का प्रयोग करना चाहिए। और खेत की तैयारी में आपको 1 से 2 बार कल्टीवेटर चलवाकर हैरो, रोटावेटर से मिट्टी को ठीक तरीके से भुरभुरी कराना चाहिए। खेत के चारों साइड साफ सफाई होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बेसल डोज के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो डायरेक्ट सीडलिंग ऑफ राइस यानी डायरेक्ट जब आप बुआई करते हैं तो कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए? NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। NPK 12-32-16 आती है जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास यह तीनों के तीनों पोषक तत्व होते हैं। तो इसको आपको लेना है दोस्तों 50 किलोग्राम, या फिर 18-46 DAP डाई अमोनियम फास्फेट आपको लेना है दोस्तों 50 किलोग्राम। सबसे बेस्ट है 12-32-16 क्योंकि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तीनों के तीनों पोषक तत्व मौजूद हैं। दीमक की भी समस्या आती है तो इसके लिए रीजेंट GR दानेदार इंसेक्टिसाइड, सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड 5 किलोग्राम और गोबर की खाद एकदम पकी हुई होनी चाहिए। 3 से 4 ट्राली गोबर की खाद, इन सभी को मिक्स करके बुआई जब आप कर रहे हो उस समय इन सभी पैकेज को आपको इस्तेमाल करना चाहिए प्रति एकड़ की दर से। जानकारी बीघा और हेक्टेयर के हिसाब से नहीं दे रहा है क्योंकि बीघा अलग अलग क्षेत्र, एरिया, राज्य के हिसाब से बीघा अलग अलग होते हैं, तो इसलिए जानकारी एकड़ के हिसाब से 1 एकड़ में 43,560 स्क्वायर फीट होते हैं। आइए दोस्तों वैरायटी के ऊपर बात करते हैं। तो धान की जो वैरायटी है 2 प्रकार की होती हैं, एक तो हाइब्रिड
और दूसरी बासमती धान। तो हाइब्रिड धान की ऊपर अगर बात करें तो कौन सी वैरायटी है आइए समझते हैं। तो पायोनियर की 27P31 के नाम से आती है, अराइज की 6129 गोल्ड के नाम से आती है और अराइज की 6444 गोल्ड के नाम से आती है, जो कि काफ़ी अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा JK 2082 के नाम से आती है। तो यह जो किस्में हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा उत्पादन देने वाली किस्में हैं हाइब्रिड की तुलना पर। अगर बासमती के बारे में बात करें तो PB जो किस्में हैं यानी पूषा बासमती किस्में जो कि अच्छा उत्पादन देने वाली किस्मों में से एक हैं 1121। इसके अलावा PB 1509 है, 1718 है, 1728 है और 1637 जैसी पूषा बासमती किस्मों को आप लगा सकते हैं। यह जो दोस्तों बासमती किस्में हैं यह काफ़ी अच्छा उत्पादन देने वाली किस्मों में से एक है। तो अपने हिसाब से आप हाइब्रिड को लगा रहे हैं या फिर बासमती, दोनों प्रकार की वैरायटी के बारे में इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको बतलाया। इनका उत्पादन काफ़ी बढ़िया है। प्रति एकड़ सीड्स के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो डायरेक्ट यदि आप बिजाई करते हैं सीधी बिजाई पर जो सीड्स की क्वांटिटी है थोड़ी ज़्यादा लगती है। यदि आप पौधरोपण करेंगे तो 4 से 5 किलोग्राम एकड़ में नर्सरी जब आप तैयार करते हैं तो इतनी सीड्स की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जब आप डायरेक्ट बिजाई करते हैं तो इसके लिए आपको लगभग 8 किलोग्राम से लेकर 10 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली यदि आप सीड्रल मेथड से बुआई करते हैं। लेकिन दोस्तों यदि आप छिटका विधि को अपनाते हैं तो फिर 20 से 25 किलोग्राम तक आपको सीड्स 1 एकड़ में लग सकता है। कुछ इलाकों पर हमने ऐसे भी इलाके क्षेत्र देखे जहाँ पर सीधी बिजाई पर लगभग किसान 40 किलोग्राम तक प्रति एकड़ की दर से बुआई करते हैं। तो वैरायटी पर भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है कि आप जो किस्म लगा रहे हैं उसकी क्वांटिटी वैरायटी पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है। बासमती किस्मों को आप लगा रहे हैं तो अधिकतम सीधी बिजाई पर 10 किलोग्राम से 15 किलोग्राम तक आपको बुआई कर सकते हैं। तो यह जो क्वांटिटी है काफ़ी बढ़िया है 1 एकड़ में। बीज उपचार के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो बीज उपचार करने से अंकुरण, जर्मिनेशन, रूट प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलता है। तो बीज उपचार हमारा सस्ते में भी हो जाए और बेहतरीन लाभ भी मिले तो इसके लिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट से बीज उपचार करने पर बहुत ही बेहतरीन लाभ देखने के लिए मिलता है। तो बीज उपचार करने के लिए 25 किलोग्राम बीजों को 5 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट से बीज उपचार करके 40 मिनट तक छांव में सुखाना है। फिर उसके बाद दोस्तों आपको बुआई कर देना चाहिए। तो इस हिसाब से भी आप बीज उपचार कर सकते हैं। और बीज जब आप उपचार कर रहे हैं तो आपको सावधानी ये रखनी है कि ज़्यादा देर तक आपको धूप में बीजों को नहीं सुखाना यानी छांव में ही सुखाना चाहिए। फिर उसके बाद आपको सोइंग कर देनी चाहिए। बुआई के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो सीडल मेथड से आप बुआई कर सकते हैं जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं कुछ इस प्रकार। इसके लिए जो गहराई आपको रखनी क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरी रहती है। तो लेकिन बुआई भी 2 तरीके से होती है, आप सूखे खेतों पर कर रहे हैं या फिर पलेवा करके। अब पलेवा क्या होता है काफ़ी किसान भाई जानते भी हैं, यानी पहले आपको सिंचाई करनी पड़ती है पर्याप्त मात्रा पर नमी, और जब खेत पर 20 से 25% के आसपास नमी हो तब यदि हम बुआई करते हैं तो काफ़ी अच्छा जर्मिनेशन देखने के लिए मिलता है। यानी गीले खेतों पर पलेवा करके भी आप बुआई कर सकते हैं। और यदि आप सूखे खेतों पर बुआई कर रहे हैं तो फिर आप बुआई करें फिर उसके बाद आप सिंचाई कर सकते हैं। तो दोनों प्रकार से। लेकिन यदि आप पलेवा करके बुआई करते हैं तो जर्मिनेशन और अंकुरण काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलता है। अब गहराई कितनी रखनी है आपको 3 से 3.5 सेंटीमीटर गहराई पर आपको सोइंग करनी चाहिए और पंक्ति से पंक्ति, लान से लान की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर के आसपास रखनी चाहिए। कुछ इस प्रकार यदि आप सोइंग करते हैं तो बेहतरीन तरीके से अंकुरण और जर्मिनेशन देखने के लिए मिलता है। खरपतवार नियंत्रण के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो खरपतवार नियंत्रण करना बहुत ज़्यादा जरूरी। क्यों ज़्यादा जरूरी है वो इसलिए क्योंकि यदि हम पडलिंग विधि से यानी खेत मचाई विधि से यदि फार्मिंग करते हैं, धान की खेती करते हैं, पौधरोपण करते हैं तो खरपतवार उतने ज़्यादा नहीं उगते हैं और ना के बराबर उगते हैं क्योंकि पानी भरा रहता है। लेकिन पानी की कमी है और पानी की बचत करनी है और सीधी बुआई करनी है तो फिर ऐसी कंडीशन पर खरपतवार उगने की काफ़ी ज़्यादा समस्या देखने के लिए मिल सकती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि उपलब्ध हों तो मजदूरों की मदद से निराई गुड़ाई करें या फिर आप चाहें तो प्री इमरजेंट हार्बिसाइड का भी आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक काम करना है कि जैसे ही आपने बुआई की है या फिर पलेवा कर दी या बुआई कर दी उसके बाद आपको एक काम करना है कि पेंडिमेथ्रिन 30% EC 800 ml लेना है और UPL कंपनी की साथी के नाम से खरपतवार नाशक आती है 100 ग्राम 200 लीटर पानी घोल करके स्प्रे कर देना है। इससे क्या होगा खरपतवार का जमाव नहीं होगा।
ये तो बात हो गई प्री इमरजेंट, यानी जब आपने बुआई की उसी समय या फिर खाली खेतों पर आप बुआई कर रहे हैं तो पहले बुआई करें, उसके बाद खरपतवार नाशक प्री इमरजेंट हार्बिसाइड का स्प्रे करें और फिर सिंचाई करें। ये तो बात हो गई कि जब बुआई आपने की तब खरपतवार को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन कुछ किसान भाई कारणवश या फिर जो भी कारण हो खरपतवार को कंट्रोल नहीं कर पाए सोइंग के समय, तो वे पोस्ट इमरजेंट हार्बिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। यानी धान की फसल लगभग 20-30 दिन के आसपास की है धान की फसल पर, या फिर खरपतवार 3-4 पत्ती के हैं, तो ऐसी कंडीशन पर आप स्प्रे कर सकते हैं नॉमिनी गोल्ड को। पीआई इंडस्ट्री की नॉमिनी गोल्ड के नाम से आती है। 100 से लेकर 150 ml 200 लीटर पानी में घोल करके आप स्प्रे कर सकते हैं। अब सीधी बिजाई की विधि से आप खेती कर रहे हैं तो उतनी ज़्यादा सिंचाई नहीं होगी, एकदम पानी नहीं भरा रहेगा। तो ऐसी कंडीशन पर जब भी खरपतवार नाशक आप स्प्रे कर रहे हैं पहले सिंचाई कर लीजिए, फिर उसके बाद दोस्तों आप स्प्रे कर दीजिए यह खरपतवार नाशक। लेकिन जहां तक पॉसिबल हो, मुमकिन हो, तो फिर खरपतवार नाशक का स्प्रे ना करके मजदूरों की मदद से निराई गुड़ाई करें। जैसे ही आप खरपतवार नाशक का स्प्रे करते हैं तो आपने देखा होगा कि फसल को झटका आता है। तो फसल को कैसे प्रोटेक्शन किया जा सकता है इसके बारे में सीक्रेट फार्मूलेशन वीडियो के आगे बतलाने वाले कि यदि फसल को झटका आ जाता है तो फिर ऐसी कंडीशन पर आप कैसे फसल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे रिकवर कर सकते हैं। सिंचाई के ऊपर अगर बात करें तो सिंचाई भी 2 विधि से कर सकते हैं, स्प्रिंकलर से और फ्लड एरिगेशन से। तो 3-4 सिंचाई में धान की फसल आ जाती है यदि सीधी बिजाई के ऊपर बात करें। लेकिन यदि आप पौधरोपण कर रहे हैं, पडलिंग कर रहे हैं, प्रॉपर मचाई करवा रहे हैं खेत की, तो फिर प्रॉपर खेत पर पानी भरा रहना चाहिए। तो ध्यान ये रखना है कि सीधी बिजाई पर खरपतवार उगते हैं तो उनकी रोकथाम करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। स्प्रे शेड्यूल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। रोग बीमारी के बारे में हम पहले समझते हैं। तो कौन सी बीमारी आ सकती हैं? भूरा माहू यानी फुदका के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम BPH ब्राउन प्लांट हॉपर, ग्रीन लीफ हॉपर प्लांट्स के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा सीड ब्लाइट है, ब्लास्ट है, हल्दी रोग है, तना छेदक है, पत्ता लपेट है, और बीमारी तो कई प्रकार की आ सकती हैं, लेकिन सीड ब्लाइट है, BPH, यह समस्या काफ़ी ज़्यादा आम है और काफ़ी ज़्यादा गंभीर भी हैं। इनको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो तना छेदक, पत्ता लपेट के लिए कार्टॉप हाइड्रोक्लोराइड आपको लेना है दोस्तों। लगभग 15 से लेकर 25 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल करके आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा यदि दोस्तों BPH का प्रकोप है तो इसके लिए आप प्रिवेंटिव में ओसिन 100 ग्राम प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन BPH का प्रकोप बढ़ चुका है तो इसके लिए चेस या फिर पैक्सालोन दोनों में से कोई एक आप इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। सीड ब्लाइट, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट और ब्लास्ट के लिए आप एक काम कर सकते हैं कि बायर कंपनी की नेटिवो 15 लीटर पानी में 15 ग्राम की दर से स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा हल्दी रोग है दोस्तों, और खासकर जो पत्ती झंडा रोग यदि समस्या बढ़ती है तो इसके लिए प्रोपिकोनोजोल का आप स्प्रे कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से जो हमने दवाइयों के नाम बतलाए हैं, यदि रोग बीमारी का प्रकोप देखने के लिए मिलता है तो इन कीटनाशक इन फंगीसाइड का स्प्रे करके बेहतरीन लाभ निकाल सकते हैं। यदि दोस्तों बात करें धान की फसल पर कितने स्प्रे की आवश्यकता पड़ती है, तो धान की फसल पर लगभग 2 स्प्रे की आवश्यकता पड़ती है। फर्स्ट स्प्रे 40 से 50 दिन और सेकंड स्प्रे 60 से 65 दिन के आसपास 2 स्प्रे कर दीजिए। यह जो कीट रोग बीमारी का प्रकोप देखने के लिए मिलता है एकदम कंट्रोल हो जाएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं फर्टिगेशन शेड्यूल, खाद का शेड्यूल। तो खाद का शेड्यूल बहुत ज़्यादा जरूरी है। फर्स्ट खाद 25 दिन की फसल होती है तो यूरिया 35 किलोग्राम, जिंक सल्फेट 5 किलोग्राम, सागरी का दानेदार प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई दोस्तों कर सकते हैं। सेकंड खाद 40 से 50 दिन की फसल होती है और थर्ड खाद 60 से 65 दिन के आसपास की फसल होती है तो प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई आप कर सकते हैं। लाइफ साइकिल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा डिपेंड लाइफ साइकिल वैरायटी पर करती है कि कौन सी वैरायटी कितने दिन में तैयार होगी। लेकिन यदि हम तुलना करें पौधरोपण वाली यदि खेती की तो 30 दिन जल्दी तैयार हो जाती है डायरेक्ट सीडरिंग जो वाली विधि है। तो इस हिसाब से भी आप ये मान लीजिए 90 दिन से लेकर 110 दिन के आसपास का समय लग जाता है। उत्पादन के ऊपर दोस्तों बात करें तो सीधी बिजाई में जो उत्पादन है 28 से 32 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से उत्पादन देखने के लिए मिलता है। लेकिन किसान भाई पूछेंगे कि क्या हम सीधी बिजाई करने में ज़्यादा उत्पादन है फिर वैसी पौधरोपण करने में ज़्यादा उत्पादन है। तो यदि आप ट्रांसप्लांट करते हैं, नर्सरी तैयार करते हैं, पौधरोपण करते हैं तो सीधी बिजाई का थोड़ा सा उत्पादन कम है, यह रियल
फैक्ट है, लेकिन फिर भी 28 से 32 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से आप उत्पादन निकाल सकते हैं। 1 एकड़ में लागत 15,000 से 18,000 रुपये के आसपास लागत लग जाती है। और बाजार भाव के ऊपर बात करें तो कम से कम, और जो कीमतें हैं कम और ज़्यादा भी हो सकती हैं, तो लगभग 2,000 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास का रेट देखने के लिए मिलता है। मुनाफा के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो लागत को काटकर 1 एकड़ में 40 से 45,000 रुपये के आसपास आप कम से कम 1 एकड़ में मुनाफा निकाल सकते हैं। नेट प्रॉफिट, शुद्ध आमदनी आप 40,000 रुपये के आसपास 1 एकड़ से कमाई कर सकते हैं। हमने कहा था वीडियो जब चल रही थी वीडियो के मिड में कि कुछ सीक्रेट फॉर्मुलेशन शेयर करेंगे। धान की फसल गिरने की भी समस्या आती है, काफ़ी ज़्यादा हम ऑब्जर्वेशन करते हैं कि धान की फसल ना गिरे, तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं। धान की फसल बुआई से 65 से 70 दिन के आसपास की होती है तो BASF कंपनी की लेहोसिन आती है। 15 लीटर पानी में 15 ml की दर से स्प्रे करेंगे तो बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा, धान की फसल गिरेगी नहीं। इसके अलावा दोस्तों जिंक सल्फेट को और DAP को आपस में मिक्स करके प्रयोग नहीं करनी चाहिए। 70 दिन बाद आपको यूरिया का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और आपको बतलाया था कि धान की फसल जब आप खरपतवार नाशक का स्प्रे करते हैं तो फसल को झटका आता है। तो जैसे खरपतवार नाशक आपने स्प्रे किया तो पहले तो सिंचाई करनी है, उसके 3 दिन बाद आपको एक कॉम्बिनेशन स्प्रे करना है। 15 लीटर पानी में दोस्तों आपको ह्यूमिक एसिड आपको लेना है 40 ग्राम, NPK घुलनशील खाद 19 आपको 100 ग्राम, सागरिका लिक्विड दोस्तों आपको लेना है 30 ml। 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर देना है। यदि दोस्तों आप इस कॉम्बिनेशन को अपनी धान की फसल पर खरपतवार नाशक स्प्रे करने के बाद 3 दिन बाद यदि आप स्प्रे करते हैं तो फसल को एकदम झटका नहीं आएगा और फसल रिकवर हो जाएगी। तो काफ़ी दिनों से किसान भाई कमेंट्स कर रहे थे कि सीधी बिजाई पर वीडियो बनाइए, तो सीधी बिजाई भी आप कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता है, समय, पैसा और पानी की बचत होती है। और यदि मजदूर नहीं है तो सीधी बिजाई भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन माना जाता है। तो हमारे किसान भाई सीधी बिजाई करके भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। लेकिन आपकी भूमि काली भूमि है और जल भराव बहुत अच्छा होता है, सिंचाई के साधन अच्छे हैं, तो सीधी बिजाई करने के बजाय दोस्तों आप पौधरोपण वाली विधि को अपना सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।